Hello जी। everyone, this is Shani Ali Khan and I'm just going to conduct one interview and right now we have Monu Kumar who cracked 67th BPSC। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे सर, बीपीएससी का रिज़ल्ट आपको बहुत बहुत मुबारक हो और हमारी तरफ से हमारी पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू सो आप मच। आपने गया से तैयारी की सर, पूरी की और कहीं और से की सर? मैंने प्रॉपर सारा गया से ही तैयारी किया है, लेकिन लास्ट में इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैं पटना में कोचिंग ले रहा था। तो मोरलेस मैं लगभग गया में ही सारा तैयारी अपने किया। अच्छा अच्छा, तो आप कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे सर कि आपकी प्राथमिक विद्यालय के बारे में, आपकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में, कहाँ से हुई और फिर किस तरह से आपकी जर्नी रही, थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहेंगे आप? यस सर, जर्नी मेरी शुरुआत होती है श्याम बाबू हाई स्कूल से, संन्यास आश्रम से। हम्म। मैंने यहाँ से मैट्रिकुलेशन अपना कंप्लीट किया था 2011 में। देन मैंने गया कॉलेज में इंटरमीडिएट बायोलॉजी से स्टार्ट किया था, और 2013 में मैंने उसे कंप्लीट कर लिया था। देन गया कॉलेज से ही पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के साथ मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। देन मैंने इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू से मैंने पीजी भी किया है सेम सब्जेक्ट के साथ, पॉलिटिकल साइंस के साथ। और उसके बाद से मैं लगातार सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। और मैंने यूपीएससी के भी कुछ अटेम्प्ट्स दे रखे थे, हालांकि उसमें कुछ संभावनाएं नहीं थी कि मुझे तो लगा मुझे प्लान बी के तौर पर यूपीएससी में काम करना चाहिए। और लगातार 66 और 67 दोनों में मैंने प्रयास किया, और तब मुझे 67 में एक अच्छा रैंक हासिल हुआ सर। ये रैंक लाने के पीछे सबसे बड़ा श्रेय आप किस व्यक्ति को देना चाहेंगे, अगर कोई एक व्यक्ति हो आपके लिए तो? देखिए सर, अगर सफलता होती है तो सफलता के पीछे केवल एक व्यक्ति नहीं, बहुत सारे व्यक्तियों का योगदान होता है उसमें। अगर मैं श्रेणी तरीके से उसको देखता हूँ तो मुझे लगता है मेरे पिताजी का सबसे ज्यादा योगदान रहा है इसमें, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक उनका मेरे पीछे खड़ा होना मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रेरणादायक रहा है वो, और शक्ति का स्रोत रहा है मेरे लिए। उसके बाद मेरे दोनों बड़े भाइयों का भी बहुत ज्यादा योगदान रहा है, उन्होंने हौसला टूट के नहीं दिया कभी मुझे, क्योंकि लगातार असफलताओं को भी देखते हुए मैंने आया है। तो उन सब चीजों को भी उन्होंने देखा है। कुछ दोस्तों का भी बहुत शानदार साथ रहा है मेरे साथ, तो उन लोगों का भी। तो मेरी सफलता के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है, और मेरी मम्मी की यादें भी हैं मेरे साथ, तो उनके सहारे भी मैंने इस चीज को आगे जो भी है अचीव किया है। मोर और लेस मुझे लगता है कि इन सब लोगों का ही बनाया हुआ मेरा सफलता है सर। आपने किसी कोचिंग संस्थान से पढ़ाई की या ऑनलाइन आपका मोड रहा है स्टडी का, कुछ साझा करना चाहेंगे सर? यूपीएससी के लिए फाउंडेशन बैच के लिए मैंने आईएएस एकेडमी जो है एपी कॉलोनी में गया में मैंने वहां से की है। और फाउंडेशन करने के बाद मैंने सेल्फ स्टडी को ही मुख्य प्राथमिकता दी। और इसके साथ साथ जो ऑनलाइन के जो भी मटेरियल, लास्ट में जब टारगेटेड तैयारी कर रहा था तो एक क्रैश कोर्स के रूप में मैंने सार्थक संभाग पटना से कंसल्ट किया था फॉर ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर के लिए। और देन इंटरव्यू के लिए भी मैंने सेम सर्विस से गाइडेंस लिया था। और मैं मानता हूँ कि मेरी पूरी जो जर्नी है सेल्फ स्टडी पर ही मेनली डिपेंडेंट। सेल्फ स्टडी काफ़ी बड़ा योगदान है सेल्फ स्टडी का बीपीएससी और यूपीएससी की, जहाँ तक परीक्षा की बात की जाए। लेकिन आजकल हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर ऑनलाइन स्टडी मटेरियल काफ़ी है, तो आप ऑनलाइन से ज़्यादातर तैयारी किए कि आप ऑफलाइन से ज़्यादातर तैयारी किए? क्योंकि यहाँ पे एक प्रश्न ये भी उठता है कि बच्चे ऑनलाइन की तरफ जाते तो हैं, लेकिन उनका कभी कभी क्या होता है ना कि वो भटक जाते हैं ऑनलाइन में, यानी बहुत सारी चीज़ें नोटिफिकेशन ये वो आती है। तो उसके बारे में आप कुछ एग्जैक्टली। साझा करना चाहेंगे, उन बच्चों को कैसे बचना चाहिए, आपने कैसे तैयारी की? हाँ सर, मेनली ये देखना चाहिए कि जो डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन है उसको आपको कैसे फुलफिल कर रहा है। अभी के टाइम पर जो ऑनलाइन की तरफ जो एक तरह से एक अंधाधुन लोग जा रहे हैं उधर, तो बुक्स के साथ रिश्ता जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय पे, क्योंकि बुक्स अल्टीमेटली आपको फायदा ही देने वाला है ये। और जो भी बुक्स है मार्केट में, क्योंकि बीपीएससी को लेकर स्टडी मटेरियल जो है काफी लिमिटेड, तो ऑनलाइन को लेकर थोड़ा सा आग्रह रहता है स्टूडेंट के बीच में।
अलग अलग सोर्सेस को देख के उसको और भी तरीके उसको आजमाने का। लेकिन मैं मानता हूँ कि बुक्स पर भी ज़्यादा डिपेंडेंस होना चाहिए। जो नोट्स है, ऑफलाइन नोट्स वगैरह होते हैं, उसको देखना चाहिए। और बीपीएससी का जो डिमांड है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग ही आपको तैयार करना चाहिए। ऑफलाइन का जो डिस्ट्रैक्शन का जहाँ तक बात मुझे लग रहा है कि ऑफलाइन में डिस्ट्रैक्शन तो है, ऐसा नहीं कर सकता है, और एक डिसिप्लिन की भी कुछ कमी देखी जाती है उसमें, कि आप रेगुलरली उसमें इन्वॉल्व नहीं रह सकते हैं लगातार उसमें। तो मुझे लगता है कि मैंने जहाँ तक अपनी जो की है, मैंने अपने ज़्यादातर बुक्स पे ही डिपेंडेंट रखा है। जो प्रीमियर बुक्स होते हैं, जो अभी सजेस्टेड किए जाते हैं टॉपर्स लोगों के द्वारा भी, उन सब बुक्स को मैंने मुख्य आधार रखा है। और सर जो बताए हमें कि इन सब बुक्स को भी फॉलो किया जा सकता है, तो उसे मैंने मुख्य आधार रखा है। तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन भी सही माध्यम है, ऐसा नहीं है, वो आपके ऊपर यूज करने के हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अपने लिए ये माध्यम चुना है, मुझे ये फायदा दिया। और एक तो मिथ है सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आपका रैंक कितना लगा है 67th बीपीएससी में सर? और सर मेरा 164 है। 164th है, तो इसमें आपको कौन सी जॉब अलॉट हो सकती है? एक्चुअली ये पीडीएफ के साथ ही जॉब मिल गया मुझे, और मुझे म्यूनसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पद प्राप्त हुआ। अच्छा अच्छा, तो एक और चीज़ इसी से एक प्रश्न उत्पन्न होता है और ज़्यादातर लोगों के बीच में ये चर्चा का केंद्र भी रहा है। हालांकि जो तैयारी करते हैं तो उन्हें तो खास तौर से पता रहता है, लेकिन उन तैयारी करने वाले कुछ जो इनिशिएटिव लेते हैं, जो शुरू करते हैं तैयारी को, तो उन्हें ये नहीं पता रहता बीपीएससी का मतलब। वो समझते हैं कि मैं बीपीएससी की तैयारी करूंगा और वीडियो बन जाऊंगा। तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे सर? क्योंकि वीडियो जहाँ तक मुझे लगता है उतनी बड़ी पोस्ट नहीं है जितना वो बना दिया गया है कि वीडियो बन जाएंगे, क्योंकि आपकी पोस्ट मुझे जहाँ तक लगता है वो वीडियो से बड़ी पोस्ट है ना? हाँ नहीं, एक्चुअली लेवल के हिसाब से ये सारा तय होता है, तो लेवल 7 में ही मेरा पोस्ट है। और एक्चुअल जो आप वीडियो बता रहे हैं उसे आरडीओ बोला जाता है। और अच्छा। वीडियो इसका प्रमोशन वाला लेवल होता है, वीडियो डायरेक्ट कोई नहीं बनता है। अब पहले आरडीओ में मूल कोटि में उनका होता है नियुक्ति, देन उसमें प्रमोशन होता है, तब वो वीडियो पे जाते हैं। आप जिसकी बात कर रहे हैं उसे आरडीओ कहा जाता है, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर। और मैं जो बता रहा हूँ वो म्यूनसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। तो दोनों में लगभग समानता है, दोनों समकक्ष के पद है। हालांकि जो एक्सपोजर की जहाँ तक बात है, तो दोनों के अपने अपने तरीके के एक्सपोजर। तो इस लिहाज से दोनों का जैसा कि आपका प्रश्न भी था कि ये मिथ है कि हम्म। इसको बन जाने के बाद सीधे वीडियो होगा या फिर एसडीएम होगा, तो मुझे लगता है कि इसको लेकर अच्छी जानकारी लोगों के पास होनी चाहिए। आप कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इनके पदों के बारे में अच्छी समझ होनी चाहिए कि आप किस पद के लिए भी जा रहे हैं। मैं जिस वैकेंसी में था, लगभग 24 के आसपास विभागों के पद थे इसमें। और हर पद की अपनी अपनी महत्व है, और हर पद का अपना अपना दायरा भी है। तो एक इसमें इसी के लिए फायदा भी ये है कि बीपीएससी आपको एक प्राथमिकता चुनने की एक अवसर देता है, कि आप कौन कौन से प्राथमिक पदों को पहले रखना चाहते हैं और उसको लास्ट में रखना चाहते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से कोई कौन से पद को जज कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि लेवल 9 को ही सबसे पहले प्राथमिकता में रखते हैं, और लेवल 9 में भी बहुत सारे ऐसे पद होते हैं जो माना जाता है कि बहुत शानदार पद होते हैं, प्रीमियर पद होते हैं। लेकिन लेवल 7 के भी बहुत सारे ऐसे पद माने जाते हैं जो पब्लिक से बहुत डायरेक्ट इनका इंटरेक्शन होता है, पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा काम करने के अवसर उसमें मुहैया होते हैं, लेकिन लेवल 9 के उस पदों में वैसा देखने को नहीं मिलता है। तो ये काफी ज्यादा कॉम्बिनेशन की बात होती है। और ये बिल्कुल, अगर आप कमीशन में आ रहे हैं तो इस तरह के मिथ कुछ अलग ही रखिए, आप पद को देखिए, पद का क्या महत्व है, उस चीज को ही देखते हुए आगे आपको बढ़ना चाहिए। और एक और चीज़ आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि सर, जो तैयारी होती है, जैसा कि आपने आईएएस एकेडमी का नाम लिया, ऐसी न जाने बहुत सारी कोचिंग है जहाँ पे आईएएस एकेडमी काफ़ी एक अच्छा कोचिंग है, और वहाँ से आपने तैयारी भी की, और इसी तरह के बहुत सारे कोचिंग अलग अलग शहरों में हैं। बच्चे तो जाते हैं सबसे पहले पीसीएस की तैयारी करने, कमीशन की तैयारी करने, आईएएस बनने, लेकिन हमने जो देखा है पर्सनल तौर पे, वहाँ से बन करके कभी कभी बच्चे कांस्टेबल की भर्ती आ रही है तो वहाँ भी चले गए, एसएससी की भर्ती आ रही है तो वहाँ भी चले गए, मतलब जो एग्ज़ाम निकलता है वहाँ पे भर देते हैं। तो उसके बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? क्योंकि वो तैयारी आईएएस की कर रहे हैं, तैयारी कमीशन की कर रही हैं, तो उसको तैयारी करते करते हमें जहाँ तक लगता है वो सोच हो जाती है। उसके बाद वो बंदा नहीं जाएगा इस जो भी जॉब एक्स्ट्रा होता है, यानी कि एसएससी या पुलिस या और भी आर्मी वगैरह, लेकिन बच्चे भटक जाते हैं। तो मुख्य कारण क्या रहता है और ऐसे क्यों करते हैं बच्चे?
देखिए, मुख्य कारण ये है कि इस प्रश्न का उत्तर आपको बच्चे के पर्सपेक्टिव से ही देखना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग एक तरह से लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ही लगभग हम लोग आ रहे होते हैं। और एक हम लोगों के अंदर ड्रीम रहता है सिविल सर्विसेज में आने का ही, मेरे अंदर भी ड्रीम था। लेकिन ये जो पीर प्रेशर आपके ऊपर आता है, सोसाइटी का भी, आपके पर्सनल लाइफ का भी, आपके करियर को लेकर, जब आपके सामने बहुत लगातार फेलियरिटी आपके सामने आने शुरू हो जाते हैं इतने कट थ्रो कंपटीशन में, तो वो लोग देखते हैं कि उनके पास बहुत कम संभावनाएं हैं, और उस कम संभावनाओं में जो भी अवसर उन्हें प्राप्त हो सकता है, चाहे वो एक एमटीएस लेवल का भी जॉब हो, या फिर कोई दरोगा हो, या फिर ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी जॉब हो, तो वो चाहते हैं कि वो एक स्टेबल लाइफ को जी। तो ये उनका एक पर्सपेक्टिव है, और इसमें कहीं भी कोई गलत चीज नहीं है, क्योंकि वो अपने लाइफ अपने तरीके से तय करना चाहते हैं। जहां तक बात है कि सिविल सर्विसेज का जो डिमांड है, वो बहुत ही अलग तरह का डिमांड है। वो डिमांड ये है कि उन्हें एक पूरा का पूरा अपना जीवन, लगभग सारे एस्पेक्ट को खत्म करके आपको सिविल सर्विसेज में लगना पड़ेगा। अब मैं खास करके उनके लिए बता रहा हूँ जो मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हैं, जिनके पास किसी तरह का कोई बैकग्राउंड नहीं है, ना गाइडेंस है। तो इन दोनों के बीच का जो द्वंद है, इन्हीं द्वंद के बीच में जो बच्चा है, स्टूडेंट है, जूझते रहता है। और उस जूझन में अगर वो सफल होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सफल होता है तो काफी अवसाद के दौर भी देखने को मिलते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको लेकर सेंसिटिव हूँ, इस टॉपिक को लेकर, कि उन्हें प्लान बी में जाना चाहिए या फिर सिविल सर्विसेज में आना चाहिए। तो ये उनका निहायत ही अपना व्यक्तिगत सोच होना चाहिए कि वो किस तरफ जा रहे हैं। और भटकाव तो होता ही है, क्योंकि सिविल सर्विसेज का अपना डिमांड है कि उन्हें लगभग 1 साल 2 साल प्रॉपर तैयारी करना पड़ेगा, तभी उनका होना चाहिए। और इस इतना करने के बाद भी सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसकी भी गारंटी नहीं है। तो ये पूरी तरह से छात्र पर निर्भर होना चाहिए कि उनका निर्णय है कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं। और भटकाव आएगा तो ऑब्वियसली आता ही है, तो भटकाव को लेकर उन्हें सजग होना चाहिए कि उनको क्या करना है। लास्ट में मैं बस यही सजेशन दूंगा कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, सिविल सर्विस में नहीं जा रहे हैं, तो पूरी तरह से अपना डेडिकेशन दे दो इसके लिए। और डेडिकेशन के साथ साथ लास्ट तक टूटने की हिम्मत पे रहना है आपको, कि आपको टूटना नहीं है इसलिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि अभी काफी ज्यादा कंपटीशन टाइट हो चुका है इसको लेकर, चाहे वो यूपीएससी है या फिर बीपीएससी की भी बात करें। या फिर आप अगर एमटीएस में जा रहे हैं तो आप पूरी तरह से एमटीएस के लिए तैयारी करें। ग्रुप डी में जा रहे हैं तो पूरी तरह से ग्रुप डी में जाइए। आप हाफ हार्टेड होकर एमटीएस में नहीं जा सकते, आप हाफ हार्टेड होकर यूपीएससी में नहीं जा सकते। दोनों में आप बर्बाद नहीं होंगे, आप फेल्ड हो जाएंगे, कहीं पर भी आपकी सफलता नहीं मिलेगी। मेरा यही पर्सपेक्टिव, यही सोचना है इस मुद्दे पर। ओके, थैंक यू। एक अंतिम प्रश्न रहेगा सर कि ज़्यादातर जो भी आज के दुनिया में जो भी किसी भी पोस्ट को ग्रहण कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा रोल शिक्षक का हो रहा है। तो शिक्षक से शिक्षण बनता है, और शिक्षण प्रणाली जो है भारत की या बिहार में, पूरा ऑल ओवर इंडिया तो एक ही है, लेकिन बिहार में हम लोग देखते हैं शिक्षण प्रणाली यानी कि शिक्षा देने का जो माध्यम है, और टीचर जिस तरह से अभी पढ़ा रहे हैं या बच्चे शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं, तो उसमें क्या सुधार आना चाहिए? आपको क्या लगता है, कुछ सुधार हुआ है बिहार के शिक्षा में? देखिए, एज ए शिक्षक मैं भी एक शिक्षण कार्य से जुड़ा हुआ हूँ। क्लास 9 से 10 के बच्चों को एक कोशिश संस्थान में शिक्षा दे रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं इस प्रश्न को अच्छे से समझ रहा हूँ, और इसको उत्तर देने में लगता है कि मैं कुछ योगदान दे सकता हूँ। शिक्षण कार्य काफी चुनौती भरा कार्य है अभी के समय पर। चाहे वो, चूंकि विभाग बैठे हुए हैं, सरकारी शिक्षक भी है, प्राइवेट शिक्षक भी है, एक एस्पिरेंट का भी शिक्षक होकर पढ़ाना वो भी है। बेसिकली हम लोग बच्चों के लिए क्या योगदान दे रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। बच्चे सही ढंग से शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और शिक्षा केवल शिक्षक पर ही निर्भर नहीं होता है, उनके लिए पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर का माहौल देना पड़ता है बच्चों के लिए, तभी शिक्षक जो है जस्टिस कर पाएगा बच्चों के लिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं है कि उनके लिए टेबल होना चाहिए, कुर्सी होना चाहिए, ये सब भी जरूरी है, लेकिन साथ में एक अभी के टाइम का स्टैंडर्ड सिलेबस होना चाहिए, करिकुलम होना चाहिए, अपडेटेड तरीके से चीजों को आगे लेकर चलना चाहिए, एडवांस तरीके की शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। बच्चों को आज की दुनिया से जुड़ने के लिए भाषा की समझ भी होनी चाहिए, साथ में विज्ञान की भी समझ होनी चाहिए, और सारी समझ इनोवेशन और प्रैक्टिकल चीजों पर होनी चाहिए, ताकि वो आगे जुड़ सके। तो बच्चों में भी ये कमी है, और शिक्षक में भी ये कमी देखने को मिल रही है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है उसमें भी ये कमी है। और मैं इसे कमी भी नहीं मानता, इसे चुनौती मानता हूँ कि चुनौतियां हैं। सरकार, हम शिक्षक के तौर पर, और बच्चे, और साथ में सोसाइटी, ये चारों के चारों लोग अगर एक साथ आते हैं तभी शिक्षा की गाड़ी आगे बढ़ेगी। और अभी मैं बिहार सरकार के इनिशिएटिव से बहुत ज्यादा आशान्वित हूँ।
और बहुत ज्यादा उत्साह में भी इसको देखा जा सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारे क्रांतिकारी कदम उठाए जा रहे हैं बिहार सरकार की तरफ से। बच्चों को लगातार 75% अटेंडेंस कर देना, हालांकि इसको लेकर काफी विरोध भी हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत अनिवार्य चीज था। फिर सुधार किए जा रहे हैं, शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, जो सबसे बड़ा गैप था शिक्षक के नहीं होने से। तो ये पूरा का पूरा जो सपोर्ट सरकार की तरफ से क्रिएट किया जा रहा है, तो अब रोल जो हो गया है वो रोल अब फैमिली का भी हो गया है और सोसाइटी का भी हो गया है। तो वो आगे बढ़कर बच्चों को पढ़ने के लिए आगे ले गया है। और अगर बच्चे जब स्कूल के अंदर आ जाएंगे, उनके पैर अंदर आ जाएंगे, तब उनके पास शिक्षा के बहुत सारे अवसर सामने को मिलने को आ जाएगा। और फिर बाकी तो सिस्टम है ही, वो अच्छे एजुकेशन सिस्टम मुहैया कराने के लिए सिलेबस होगा, फिर जो भी तरीके हैं वो कर देंगे। और मुझे लग रहा है कि सरकार अभी वो कर भी रही है। तो अब धीरे धीरे ये सुधार हो रहा है। पहले ये सब चुनौतियां थी, क्योंकि देखिए अभी महिलाओं को लेकर भी काफी ज्यादा पहले था कि वो घर की दहलीज पार करके जो बच्चियां थी, बहनें थी, बेटियां थी, वो नहीं आ पा रही थी। जो साइकिल योजना, पोशाक योजना और भी कन्या उत्थान योजनाएं लाई गई, उसके माध्यम से अब देखने को मिल रहा है कि उनकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ रही है स्कूलों में। तो ये भी एक सकारात्मक है कि कम से कम बच्चों को स्कूल तक तो ले आए, और स्कूल तक लाने के बाद फिर स्कूल को सुधार दे। बस ये दो काम हम लोग करते हैं और सोसाइटी को साथ में लेकर चलते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बिहार में शिक्षा की क्रांति आने में देरी होगी, और ये बहुत सकारात्मक है। बिल्कुल आपने सही कहा सर। टीचर शुड बी द ऑब्जर्वर ऑफ बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स एंड वी नीड इंटीग्रेटेड लर्निंग एज द टीचर, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, स्कूल मैनेजमेंट, सभी को एक साथ आकर के काम करना चाहिए एक बच्चे को बनाने में। यस। शिक्षा अगर सुधर जाता, शिक्षा प्रणाली सुधरती है तो बच्चे काफ़ी अच्छा रिजल्ट होगा। और ऐसा नहीं है कि रिजल्ट कुछ बच्चों का होगा, सभी बच्चों का होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा बच्चों के अंदर। आपसे बात कर काफ़ी अच्छा लगा सर, और आपको आने वाली ज़िंदगी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से। एंड थैंक यू सो मच थैंक यू वंस सो अगेन मच। फॉर गिविंग मी योर प्रीसियस टाइम हियर। थैंक्स अ लॉट।